सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। अधिगम टॉपिक का अपना लास्ट बिंदु है। अधिगम वैसे रिकॉर्डेड में है बट लाइव में मैंने दोबारा से इसको कंप्लीट अपडेट करवा दिया है, तो आप लाइव क्लासेज को भी रिकॉर्डेड के रूप में देख सकते हैं। ये जो क्लासें भी हुई हैं इस टॉपिक की, ये लेटेस्ट हैं, ये कंप्लीट अपडेट है, याद रखना। तो इसमें अंतिम बिंदु बचता है लर्निंग डिसेबिलिटी। वैसे तो ये बिंदु, यदि आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेड थर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे ये अलग यूनिट में शामिल कर रखा है। समाज सेकंड ग्रेड में भी व्यक्तिगत भिन्नता वाले टॉपिक में भी ये बिंदु आता है। और वैसे लर्निंग का पार्ट है तो लर्निंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो कोई भी कंपटीशन हो, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, रीट परी वगैरह, सीटेट वगैरह, कोई भी कंपटीशन हो साइको संबंधी, वहां पे यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। छोटा सा बिंदु है बट प्रश्न जरूर देख के जाता है। बहुत छोटा सा बिंदु है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीटेट का फिक्स प्रश्न है, आएगा ही आएगा। रीट का फिक्स प्रश्न है, आएगा ही आएगा। तो लर्निंग डिसेबिलिटी को अपन पढ़ रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग और सभी को नमस्कार। आप सभी का क्लास में स्वागत है। देखिएगा, सबसे पहले आपको समझना है एग्जाम पैटर्न कि सर इस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ के जाना है कि यहां से आने वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो पाए। पहली बात, लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यह प्रश्न कई बार रिपीट होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रकृति क्या है, मतलब इससे जुड़े हुए जो बच्चे होते हैं या जिनमें ये पाई जाती है, उन बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग 7 से 8 प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, मतलब प्रकृति आपको समझनी है। और तीसरा और अंतिम प्रश्न आपसे पूछता है लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार क्या है। और प्रकार में भी स्पेशली जो पठन विकृति है, लेखन विकृति है, इन दोनों पे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यद्यपि मैं सभी की संक्षेप में चर्चा करूंगा, लेकिन जिस बच्चे को लगता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है, तो वो इन दो विकृतियों को पढ़ जाएगा तो उसका प्रश्न सही हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। तो स्पेशली मैंने जो आपको पैटर्न बताया कि यहां से प्रश्न पूछने के तरीके क्या है, प्रयोग पे प्रश्न आता है, प्रकृति पे प्रश्न आता है और प्रकार पे प्रश्न आता है। सबसे पहली चीज, लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं। अधिगम क्षमता का मतलब क्या है? बच्चा जब लिखने में, पढ़ने में, गणितीय क्रियाएं करने में, प्रत्यक्षीकरण करने में, गामक क्रियाएं करने में असमर्थ महसूस करता है, उसको बोला गया है लर्निंग डिसेबिलिटी। यानी इसमें लिखने की योग्यता, पढ़ने की योग्यता, गणितीय क्रियाओं की योग्यता, गामक क्रियाओं की योग्यता, कम्युनिकेशन की योग्यता, इन सब का लेक पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पर्सन, इस शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इस शब्द का प्रयोग किया था सैमुअल क्रिक ने। ये नोट डाल के लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1963 में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये कई बार एग्जाम में आया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने किया है। और कब किया था? 1963 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सैमुअल क्रिक 1963। वरिष्ठ अध्यापक या मनोविज्ञान के बेटा मांगीलाल, सभी वैसे कंप्लीट वीडियो हैं, लेकिन जो लाइव क्लासेस के माध्यम से होंगी वो अपडेट हो जाएंगे। बाकी एक बार जो वीडियो है उनको आप आराम से देखिए, लगभग कंटेंट वही है, बस लाइव के माध्यम से अपडेट होता जाएगा। है? हाँ, रीट वाले जो है ना, रीट वाले, तो रीट में जैसे कोई टॉपिक सिलेबस में नहीं था और डाल रखा है तो वो डिलीट कर दिया गया है। तो उसको लेकर आप मत सोचना कि पहले टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान डाल रखा था, तो शिक्षा मनोविज्ञान रीट में आता ही नहीं है, प्रारंभिक परिचय वाला। तो थोड़ा सा मैं इसको देख रहा हूँ कि कोई टॉपिक ऐसे तो नहीं डाला गया है। तो जो चीजें हैं उनको आप देख लीजिए। और आपको कहीं लगता है कि सर सीक्वेंस सही नहीं है, कोई टॉपिक ये सिलेबस में है कि नहीं है, जैसे ग्रेड फेस्ट वाले बच्चों को भ्रम रहता है कि व्यक्तित्व है, मोटिवेशन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो ये सिलेबस में ही नहीं है, उनके सिलेबस में ही नहीं है। उनके व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, उनके फैसिलिटी सिलेबस में नहीं आता। जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आउट ऑफ सिलेबस हमें कहीं भी नहीं जाना साइकोलॉजी में, टू द पॉइंट आता है, याद रखना। रीट पर ही आएगी बेटा। तो सैमुअल क्रिक ने 1963 में इस शब्द का प्रयोग किया है, यह आपको याद रखना है। कब किया? 1963 में। किसने किया? सैमुअल क्रिक ने किया। पहली और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। नहीं नहीं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के रीट वाले कोर्स में किए, क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं है। सैमुअल क्रिक ने 1963 में इस शब्द का प्रयोग किया है। हो गया पहला प्रश्न। नंबर 2 पे दूसरा प्रश्न यहां पे बनता है, इसकी प्रकृति या विशेषताएं क्या है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी जिन बच्चों में पाई जाएगी वो बच्चे कैसे होंगे। बहुत प्रश्न आए हैं। पहली चीज, 5-7 विशेषताएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आंतरिक विकार है, मतलब बाहरी रूप से बाद में पता चलता है, वैसे इंटरनल है। ये जैविक, बायोलॉजिकल, वंशानुक्रम से रिलेटेड है।
और ये मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक समस्या, आंतरिक जैविक मनोवैज्ञानिक समस्या है। ठीक है, ये इंटरनल होता है वैसे, ये बाद में शैशवावस्था के बाद या शैशवावस्था के लास्ट में जाके पता चलता है कि बच्चे में डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, इसलिए इसको इंटरनल प्रोसेस माना गया है। जैविक का मतलब बायोलॉजिकल, मतलब वंशानुक्रम रिलेटेड माना गया है। और इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, परसेप्शन संबंधी डिसऑर्डर है, याद रखना, अटेंशन डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो सब ये साइकोलॉजिकल समस्या है। नंबर 2, एक प्रश्न आया था, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, स्नायु मंडल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसका संबंध होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आया हुआ है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है उनका संबंध किससे होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से इनका संबंध होता है, ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज, इन बच्चों में क्या क्या कमियां पाई जाती हैं? परसेप्शन नहीं कर पाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हैं, जो देखते हैं वो गलत देखते हैं। प्रत्यक्षीकरण समझते हैं ना, परसेप्शन, ये परसेप्शन नहीं कर पाएंगे, जो देखते हैं उनको गलत दिखता है, उल्टा दिखता है, याद रखना। अटेंशन नहीं पाया जाएगा, अवधान विकार पाया जाता है। अटेंशन, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो अटेंशन डिसऑर्डर है इन बच्चों में। संवेगात्मक स्थिरता, ये प्रश्न इस बार आया था ग्रेड सेकंड में, याद रखना। संवेगात्मक, इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, ठीक है, इमोशनली डिस्टर्बेंस होता है, चिंतित रहते हैं ये लोग, क्या रहते हैं? चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, याद रखना। स्मृति, चिंतन, ये सब लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति, चिंतन, बोध में कमजोरी होती है, शैक्षिक लब्धि कमजोर होती है, ये सब प्रश्न आए हुए हैं, सब लिख लेना। शैक्षिक लब्धि कमजोर होती है, ठीक है। कामक विकार डिसऑर्डर पाए जाते हैं, कामक विकार इनमें पाए जाते हैं। ये पर्सन, ये विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन वाली, अटेंशन वाली, इमोशनल अनस्टेबिलिटी वाली, चिंतित, स्मृति, चिंतन, बोध में कमजोरी, शैक्षिक लब्धि कमजोर, गामक विकार, ठीक है। अति हाइपर एक्टिव, अति सक्रिय होते हैं, इस बार आया था, अति सक्रियता पाई जाती है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये आ गया, शैक्षिक लब्धि वाला आ गया, गामक विकार वाला आ गया, इमोशनल स्टेबिलिटी वाला आ गया, अवधान विकार आ गया, प्रत्यक्षीकरण विकार आ गया, ये आ गया। ये प्रश्न मतलब आए हुए हैं, जो चीजें आई हुई हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से देखनी है। पूरा मत पढ़ो, लेकिन जो चीजें मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम में आ गई, उसको अच्छे से रिपीट कर लें। तो इसको लिख लें आप, इसको लिख लें। आंतरिक जैविक व मनोवैज्ञानिक समस्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित विकार है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। सभी को नमस्ते, ठीक है। तीसरा, प्रत्यक्षीकरण संबंधी विकार पाया जाता है, प्रत्यक्षीकरण संबंधी विकार पाया जाता है। शैक्षणिक लब्धि इन बच्चों की कमजोर होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संवेगात्मक अस्थिर होते हैं, अटेंशन डिसऑर्डर पाया जाता है, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चिंतित रहते हैं, चिंतन, स्मृति और बोध कमजोर होता है। अति सक्रियता क्या होती है? हाइपर एक्टिव, ये नहीं होते बच्चे, जैसे आपने कहा कि बेटा यहाँ बैठ जा, वो 10 सेकंड बैठेगा, उसके बाद भाग जाएगा, फिर छत से भाग रहा है, सीढ़ियों पे कूद रहा है, सोफे पे कूद रहा है। आप कहते हो रे जीव बैठ जा आराम से। हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं तन जक्कुन पड़ेगी। तो मतलब एक प्रकार से बच्चे को आप बार बार कहते हो कि बेटा आप आराम से बैठ जाओ, आप प्लीज बैठ जाओ, आप अच्छे बच्चे हो ना, लेकिन उसको ये बैठना, ये कहना, रूल्स रेगुलेशन पसंद नहीं है। वो भागेगा, फिर जाएगा, फिर भागेगा। आप कहते हो अरे पागल तो नहीं हो गया बच्चा? तो ये हाइपर एक्टिव होता है, ये स्पेशली एडीएचडी बच्चों में होता है। सेक्सुअल अवधि कमजोर होती है, हाइपर एक्टिव होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। एक ये भी लिख सकते हैं आप, हस्त कौशल निपुणता का अभाव पाया जाता है, ये भी आया हुआ है, हस्त कौशल निपुणता, हस्त कौशल निपुणता कमजोर होती है इन बच्चों की। या पेशीय समन्वय लिख सकते हो ना, हस्त कौशल निपुणता या पेशीय समन्वय कमजोर। ये सब विशेषताएं जो मैंने बोर्ड पे लिखाई हैं सब इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है किताब से समझने में दिक्कत हो, बट ये जो मैंने लिखाई हैं, जो पढ़ाई हैं, उनसे आप आइडिया लगा लेना कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और क्या नहीं है। इन्हीं में से लगभग प्रश्न आता है, याद रखना। लिख लिया?
चिंतित, अवधान विकार, इमोशनल डिस्टर्ब, चिंतित, सेक्शनल अवधि कमजोर, गामक विकार, हाइपर एक्टिव, हस्तकौशल, पेश समन्वय का अभाव, मनोवैज्ञानिक समस्या, केंद्रीय तंत्र संबंधित स्नायु मंडल संबंधी विकार, परसेप्शन, अटेंशन पावर कमजोर होता है। रिंकू बेटा, इमारस पीजीटी के लिए जो पेडागोजी है ना, वो फेस्गेड साइकोलॉजी से नहीं होगा, क्योंकि उनमें जो पेडागोजी के टॉपिक हैं उसमें शिक्षण है। फेस्गेड का तो जो नवीन सिलेबस है उससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हटा दिया। तो शिक्षण, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की विधियां, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण की अवस्थाएं, मूल्यांकन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये वो टॉपिक हैं, ये नहीं होंगे उसमें। हाँ, रीट का यदि आपने कोर्स ले रखा है तो रीट में जरूर ये है, तो वहां से हो सकती हैं लगभग चीजें कवर। या सेकंड थर्ड ग्रेड का कोर्स है, उसमें चीजें हैं। ये कंप्लीट समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अब मैं वर्गीकरण बता रहा हूँ, ठीक है। कोशिश से बना लो बेटा, जो भी नोट्स आपको बेहतर लगता है। बाकी लाइव इस अभी जो क्लासें हो रही हैं ये ज्यादा, मतलब इसमें कोई चीज ज्यादा अपडेटेड है, तो आप देख लीजिएगा। यदि ऑब्जेक्टिव वाली किताब आपके पास हो, दिक्कत नहीं है, चाहे पुराने वाले से बना लो, है ना, उससे आइडिया लग जाएगा क्या चीजें अपडेट हैं। प्रकार क्या है? प्रकार में दो प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पठन विकृति। पठन विकृति में बहुत प्रश्न आता है, याद रखना। पठन विकृति में वैसे तीन होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिसलेक्सिया। ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। 90% डिसलेक्सिया पे आते हैं, याद रखना। देखना, समझना डिसलेक्सिया क्या है। देखो, डिसलेक्सिया की खोज जो की थी ना, वो ओसवाल्ड बरखान ने की थी। सबसे पहले इसको पहचाना था ना, ओसवाल्ड बरखान। इसने 1881 में सबसे पहले इसकी पहचान की थी, मतलब पहचाना था कि डिसलेक्सिया होता है। ये जो नाम दिया था ना, ये दिया था रुडोल्फ बर्लिन ने। यद्यपि ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, नॉलेज की बात है। ये जो नाम दिया ने रुडोल्फ बर्लिन ने दिया था 1887 में, याद रखना। और डिसलेक्सिया क्यों होता है? हमारे मस्तिष्क की जो बाईं संख पाली होती है ना, कौन संख पाली होती है? बाईं संख पाली में जब चोट लग जाएगी ना, बाईं संख पाली में चोट लगने से डिसलेक्सिया होता है। बड़े बड़े रूजवेल्ट, लियोनार्डो दा विंची, लेनिन, न्यूटन, इन सब लोगों में डिसलेक्सिया किसी न किसी रूप में था। मतलब बड़े बड़े लोगों में लर्निंग डिसेबिलिटी रही है, याद रखना, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है, खत्म तो कंप्लीट कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इसको कम किया जा सकता है प्रशिक्षण द्वारा। तो यहां काम की चीज क्या बताई मैंने? ओसवाल्ड बरखान ने सबसे पहले इसको पहचाना, रुडोल्फ बर्लिन ने इसको नाम दिया 1887 में। पहचान किसने की? ओसवाल्ड बरखान ने की, डिसलेक्सिया होता है। रुडोल्फ बर्लिन ने क्या किया? 1887 में इसको नाम दिया। और ये क्यों पैदा होता है? तो बाईं संकपाली, हमारे दोनों पार्ट हैं, दाईं और बाईं। तो हमारी जो बाईं संकपाली है, ये स्पेशली भाषा विकास, संज्ञानात्मक क्रिया, तार्किक क्रियाएं, चिंतन संबंधी क्रियाओं से रिलेवेंट होती है। और ये जो होती है, इसका संबंध होता है स्पेशली किससे? संवेगात्मक चीजों से। जो बच्चे मोस्ट सवेंग सवेंग जो होते हैं, क्रिएटिविटी, नवाचार, इनोवेटिव, ये होती है दाएं संख पाली। तो बाएं संख पाली का संबंध जो स्पेशली किससे? भाषा विकास से, याद रखना, किससे? भाषा विकास से। तो बाएं संख पाली में चोट लगने से क्या पैदा होता है? डिसलेक्सिया होता है। तो यहां तक समझ में आ रहा है? ओसवाल्ड बरखान, रुडोल्फ बर्लिन ने नाम दिया, इसने सबसे पहले पहचान की। ये कब पैदा होता है? बाएं संख पाली। रियल में प्रश्न आते हैं कि डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। डिफिकल्टी विथ रीडिंग, बच्चा अधूरा पढ़ रहा है, कोई अक्षर को छोड़ के पढ़ रहा है, रुक रुक के पढ़ रहा है, एक लय में नहीं पढ़ रहा है, उल्टा पढ़ रहा है, बी को डी बोल रहा है, डी को बी बोल रहा है। ये जो बच्चे होते हैं ना, उनमें डिसलेक्सिया होता है। समझ में आया? गलत पढ़ना, उल्टा पढ़ना, रुक रुक के पढ़ना, धारा प्रवाहित ना पढ़ पाना, अधूरा पढ़ना, ये सब डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा। समझ में आ गया डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया समझ में आ रहा है? डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया का मतलब समझ में आ गया कि डिफिकल्टी विथ रीडिंग है, पढ़ने संबंधित सभी विकार इसमें आ गए। तो लिख लो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे की विशेषता, लिख लो, लिख लो, छोटा सा लिख लो। वैसे तो समझ में आ गया, अब रटने की आवश्यकता नहीं है। गलत पढ़ना, गलत पढ़ना,
उल्टा पढ़ना, गलत पढ़ना, उल्टा पढ़ना, धारा प्रवाहित बोल नहीं पाना, गलत पढ़ना, उल्टा पढ़ना, धारा प्रवाहित बोल ना पाना, अक्षरों को बीच में छोड़ देना, गलत पढ़ना, उल्टा पढ़ना, धारा प्रवाहित बोल ना पाना, अक्षरों को बीच में छोड़ देना, अक्षरों को बीच में छोड़ देना, बी को डी समझना। ऐसा प्रश्न आया था कि एक बच्चा बी को डी समझता है। ये दोष कौन सा? ये डिसलेक्सिया है। पे को फे समझता है, फे को पे समझता है, ये डिसलेक्सिया है। ठीक है ना? अक्षरों की पहचान नहीं कर पाना। क्या नहीं कर पाना? पहचान नहीं कर पाना। तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है शब्दों को, तो उसमें डिसलेक्सिया है। ठीक है ना? ऐसे बच्चे शर्ट के बटन भी बंद नहीं कर पाते हैं। हस्तकौशल निपुणता का भाव होता है। ये बच्चे ये भी तय नहीं कर पाते हैं कि मुझे लेफ्ट हैंड का प्रयोग करना चाहिए, राइट हैंड। हाथ के प्रयोग को लेकर अनिश्चय की स्थिति। ठीक है ना? हस्तकौशल में अनिश्चय रहता है इन बच्चों में। हस्तकौशल में क्या होता है? अनिश्चय, मतलब डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। हस्तकौशल में अनिश्चय की स्थिति। हस्तकौशल में अनिश्चय की स्थिति। हस्तकौशल में अनिश्चय की स्थिति। हाँ, लाइव से बना लेने से फायदा है कि लाइव ज़्यादा बेटर होती है, थोड़ा सा अपडेट हो जाता है। बाकी आप पहले उसमें बना लो रिकॉर्डेड से, और लाइव जब देखो ना, तो लाइव में दो चार बातें चेंज होंगी। जो चीज़ें चेंज हो, रिवीजन भी हो गया, अपडेट भी हो गया। बस सिंपल तरीका ये होता है। हाँ बेटा, तारा जमी जो मूवी है ना, तारे जमी पे, वो पूरी की पूरी डिसलेक्सिया पे बनी है। धूम 2 जो बनी थी वो डिसलेक्सिया पे बनी है। तो तारे जमी जो मूवी है, वो कंप्लीट डिसलेक्सिया ग्रसित बच्चे की कहानी है, पूरी डिसलेक्सिया। एकदम सही पकड़े हो आप। ये समझ में आ गया? बी डी को पहचान नहीं पाना, गलत पढ़ना, अधूरा पढ़ना, प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाना, अनिश्चय की स्थिति, हाथ के प्रयोग को लेकर अनिश्चय। ठीक है ना? शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाना, ये सब इसमें आता है। बस इसके अलावा प्रश्न नहीं पूछता है। यदि जैसे आप कई पेपर देखोगे स्पेशल सेकंड ग्रेड के, अब जैसे स्पेशल सेकंड ग्रेड कौन सी? जिसने जो बीएड कर रखी है वो विशिष्ट वाली कर रखी है, विशेष बीएड कर रहे हैं, उन बच्चों के पेपर थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में यही बच्चे होते हैं। उनका पेपर में थोड़ी अलग चीजें आती हैं, तो उनसे आप कंपेयर मत करना। नॉर्मल साइकोलॉजी अलग होती है। वहां एक प्रश्न आया था कि ब्लेजर स्टाफ स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ब्लेजर जोनल स्टाफ स्केल, स्टाफ स्केल का संबंध किससे है? तो डिसलेक्सिया से ग्रसित जो बच्चे हैं, उनके मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। ये स्पेशल सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हैं ब्लेजर जोनल स्टाफ स्केल। ये डिसलेक्सिया की पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जोनल है ना, जोनल ये पहले आएगा इसमें ना। जोनर जोनल पहले आएगा, ब्लेजर बाद में आएगा। ठीक है ना? जोनल ब्लेजर स्टाफ स्केल, जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल। बस अपनी भाषा में याद कर लेना कि ये इसका संबंध किससे होता है? डिसलेक्सिया से होता है। ठीक है ना? भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो याद रखना ब्लेजर। ब्लेजर वैसे अपन पहनने का होता है, लेकिन यहाँ ब्लेजर का जो इस्तेमाल किया गया है वो पढ़ने से किया गया है। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके नाम ऐसे होते हैं। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हमारे एक डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी थे पॉलिटिकल साइंस में, तो वो, मैंने कहा कि सर परिभाषाएं याद नहीं होती, इतनी परिभाषाएं कैसे याद करें? तो उसने बोला कि आपको साइकिल के जितने भी कलपुर्जे हैं वो याद हैं क्या? मैंने कहा साइकिल की, हाँ। बोले बता। मैंने कहा हैंडल, स्टीयरिंग, टायर, गियर, ब्रेक। ठीक है ना? बोले ऐसे ही मोटरसाइकिल की क्लच, ठीक है, रबड़। ठीक है ना? तो ऐसे नाम बोले मैंने। बोले एक काम यही करना है आजकल बच्चे यही करते हैं। बोले याद रह जाए तो बेस्ट ऑप्शन है, नहीं रहे तो उनके नाम लिख देना। डॉक्टर कलश के अनुसार, डॉक्टर टायर के अनुसार, डॉक्टर बोनेट के अनुसार।
दिमाग ही नहीं लगाया, क्योंकि वेस्टर्न जो साइकोलॉजी, वेस्टर्न जो भी दार्शनिक हैं, थिंकर हैं, उनके नाम लगभग ऐसा ही होता है, डॉक्टर स्टेरिंग के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं कि लगातार यूज करें उसको, कहीं नहीं, वो एक मजाक के रूप में उन्होंने कहा होगा, बट जो भी था, हमने तो यूज कर दिया उसको। नंबर भी अच्छे आ गए। आपको नहीं करना है ऐसा, आपको रियल में वही नाम याद रखना है। ठीक है। तो ब्लेजर जोनल स्टाफ स्केल का संबंध किससे है? डिसलेक्सिया से है, और ये पठन विकृति से रिलेवेंट होता है, इसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता है। इसके अलावा बॉर्डर टेस्ट ऑफ स्पेलिंग, रीडिंग एंड स्पेलिंग पैटर्न, ये भी एक है बॉर्डर टेस्ट, ये भी डिसलेक्सिया से ग्रसित है। बाकी इतना देखने की आवश्यकता नहीं, जो मैंने पढ़ा है उतना देख लेना। ठीक है? नंबर 2 पे। उसके बाद दूसरा पठन विकृति के अंतर्गत ही आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, एलेक्शिया। हल्का सा देख लेना, हल्का सा। एलेक्शिया क्या है? एलेक्शिया में इतना याद रखना, जब पढ़ने और सीखने की शक्ति लुप्त हो जाती है, ठीक है ना, पढ़ने व सीखने की शक्ति लुप्त हो जाना। हल्की से एक लाइन लिख लेना, लुप्त हो जाना मतलब गायब ही हो गई, मुंह से केवल हवा निकल रही है। क्या निकल रही है? मुंह से हवा निकल रही है, भाई कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है ना? तो लर्निंग और रीडिंग दोनों एबिलिटी का अचानक से लुप्त हो जाना, ये क्या है? याद रखना, एलेक्सिया है। एक आता है हाइपरलेक्सिया, मतलब लेक्सिया जहां भी आएगा वहां पठन विकृति, याद रखना, हाइपरलेक्सिया। बट इन पे पर्सन नहीं आते, केवल डिसलेक्सिया पे आता है। हाइपरलेक्सिया का मतलब इतना ही होता है कि आप शामपट पे लिखी हुई चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे, बाकी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन बोर्ड पे जो चीज लिखी जा रही है वो आपकी पढ़ी नहीं जाती है, इसका मतलब आपके हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया बेटा, प्रेम सभी किताबें अच्छी होती हैं, आजकल सब गाइडें अच्छी हैं, सब अपने अपने हिसाब से अच्छी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और सब गाइडों में एक जैसा कंटेंट होता है, 99% एक जैसा कंटेंट होता है, 1% फर्क होता है। स्थिति है, सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, कोई कितने बड़े विद्वानों से, सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। इसलिए कोई भी चुन लो और उसको पढ़ो बस। हाँ, सी टेट में बेटा मंजू 100% प्रश्न आएगा इस टॉपिक में से। एलेक्शिया मतलब पढ़ने और सीखने की शक्ति का लुप्त हो जाना, लिख लो छोटी सी लाइन। और हाइपरलेक्सिया में लिख लो, शामपट पे लिखी हुई चीजों को नहीं पढ़ पाना, शामपट पे लिखी हुई चीजों को नहीं पढ़ पाना, शामपट पे लिखी हुई चीजों को नहीं पढ़ पाना, ये हाइपरलेक्सिया। ठीक है? तो पठन विकृति में 3 है, डिसलेक्सिया इंपॉर्टेंट है, एलेक्सिया हाइपरलेक्सिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बोर्ड पे लिखी हुई चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे आप। दूसरा आता है लेखन विकृति। लेखन विकृति में 2 बिंदु ऐसे हैं जिन पे प्रश्न पूछे गए हैं, बट फिर भी आपको याद रखना है। एक तो डिस्ग्राफिया, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आए, डिस्ग्राफिया क्या होता है? वो सिंपल वर्ड में याद रखना है, गलत तरीके से लिखना, अधूरा लिखना, परम लिखना था, रे छोड़ दिया, पम लिख दिया। ठीक है? मैं ऐसे लिख देता है, यहां से चलता ऊपर तक चलता है, बीच में कोई गलत छोड़ दिया, पढ़ते लिखते समय बातें करता है, अधूरा लिखना, गलत लिखना, अपूर्ण लिखना, उल्टा लिखना, वही जो डिसलेक्सिया में पठन संबंधी यहाँ लिखने रिलेटेड है, इतना याद रखना, कुछ भी नहीं है। तो डिस्ग्राफिया में क्या है? बच्चा गलत तरीके से लिखता है, बच्चा गलत तरीके से लिखता है, अधूरा लिखता है, गलत लिखता है, अधूरा लिखता है। कुसुम बेटा, अभी जीके की किताब मत लेके आओ, अभी तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालो, अभी कोई गाइड मत लेके आओ जीके ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के लिए, जीके के नाम पे कोई किताब मत लेके आओ आप। ये मेरी पर्सनल राय है। आप लोग अभी जो किताबें आपके पास मैटर है, या ओल्ड क्वेश्चन पेपर की जो बुकलेट है उनको ले आओ, जैसे अवनी की 2 बुकलेट हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे, ऐसी बुक्स ले आओ। डिस्ग्राफिया, गलत लिखना, अधूरा लिखना, उल्टा लिखना, गलत लिखना, अधूरा लिखना, उल्टा लिखना, लिखते समय बातें करना, ये सब डिस्ग्राफिया है। लिखते समय बातें करना, लिखते समय क्या करना? बातें करना। टेट में आते हैं बेटा। अब उन्हीं की जीके की ऑब्जेक्टिव आती हैं 2, जीके पार्ट फर्स्ट और जीके पार्ट सेकंड, अच्छी किताबें हैं, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हैं वो। अभी सेकंड पेपर हुए हैं, लगभग वहां से आए हैं।
बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत शॉर्ट में है, व्याख्या सहित बढ़िया किताब है। डिस्ग्राफिया लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं है? आगे बढ़े अपन। हाँ, ऑल पेपर देख लो। डिस्ग्राफिया बस लेखन विकृति, बाकी ज्यादा कुछ नहीं लिखना। एक होता है डिस्प्रेक्शिया, ये भी प्रश्न आया हुआ है। डिस्प्रेक्शिया में आपको इतना याद रखना है, इसमें लेखन और चित्रांकन दोनों है। बच्चा लिख भी नहीं पाता है और चित्रांकन नहीं कर बना पाता है, डायग्राम से नहीं बना पाता है, याद रखना, ठीक है ना। तो लेखन और चित्रांकन संबंधी दोष होता है वो डिस्प्रेक्शिया होता है। लेखन और चित्रांकन संबंधी दोष किस में आ जाएगा? डिस्प्रेक्शिया में। लेखन व चित्रांकन संबंधी दोष किस में आ जाएगा? डिस्प्रेक्शिया। बस एक लाइन लिखना, लेखन और चित्रांकन। तीसरा है अप्रेक्ष्य। अप्रेक्ष्य का मतलब ये होता है कि बच्चे की आंख और हाथों की गति में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। आंखें कहीं और हैं, हाथ, इससे कोई प्रश्न नहीं है आज तक, लेकिन आंख और हाथ की गति में समन्वय स्थापित नहीं हो पाना। आंख व हाथ की गति में समन्वय का अभाव। आंख व हाथ की गति में किसका अभाव? समन्वय का अभाव। ये क्या है? अप्रेक्ष्य है। आंख और हाथ की गति में समन्वय का अभाव, ये क्या है? अप्रेक्ष्य। ठीक है। ये एक गामक विकार होता है, गामक डिसेबिलिटियां होती हैं, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार भी बोलते हैं, गामक विकार भी इसको बोलते हैं। नर्वस सिस्टम से रिलेवेंट होता है। और लास्ट है अग्रेफिया। ये लास्ट वाले नहीं आए हुए हैं, बस ये एक्स्ट्रा में लिखा है मैंने। अग्रेफिया का मतलब होता है आप एक आधार रेखा पे नहीं लिख पाते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं ना अपन, तो अपन ऊपर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, ये अग्रेफिया सभी में है, मेरे में भी है अग्रेफिया, ठीक है ना। आधार रेखा पे नहीं लिख पाना, आधार रेखा पर नहीं लिख पाना, नहीं लिख पाना, ये क्या है? अग्रेफिया है। तो डिस्ग्राफिया में तो लेखन संबंधी सभी विकृतियां आ गई, गलत लिखना, अधूरा लिखना, उल्टा लिखना। डिस्प्रेक्ष्या में क्या है? लेखन और चित्रांकन संबंधी गलती आ गई। अप्रेक्ष्या में आंख और हाथ की गति में कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं कर पाते हैं। और अग्रेफिया में क्या है? आधार रेखा पर नहीं लिख पाते हो, आधार रेखा पर नहीं लिख पाते हो, ये क्या है? अग्रेफिया है। हाँ, बनाऊंगा मंजू, एक हिस्ट्री को लेकर एक वीडियो बनाता हूँ जल्दी, जल्दी इसको लेकर एक वीडियो बनाता हूँ। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्शिया, एप्रेक्शिया, अग्रेफिया, आधार रेखा पे नहीं लिख पाना। अब वो डिस्मॉर्फिया, वो तो एक्स्ट्रा है बहुत ज्यादा, इतना नहीं पढ़ना आपको। वो मैंने किताब में डाल रखा, आपको टाइम हो तो पढ़ लेना, बाकी ये चीजें इतना ही बहुत है, मतलब बेसिकली यही होता है। यूट्यूब पे लाइव कल देखते हैं ना। तीसरा है, तीसरी विकृति है गणितीय विकृति। गणितीय विकृति में क्या आएगा? इसमें स्पेशली एक नाम आता है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया, बस ये नाम याद रखना आप, डिस्कैलकुलिया। यद्यपि इसके प्रकार मैंने किताब में डाल रखे हैं, बट एग्जाम में कभी नहीं आता है। डिस्कैलकुलिया क्या है? गणितीय क्रियाएं नहीं कर पाते हो, गिनती नहीं कर पाते हो, गणित के संकेतों को नहीं पहचान पाते हो, बैंकिंग लेन देन नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। केस, एटीएम वगैरह, केस चेकबुक वगैरह, इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। तो ये आप में क्या है? डिस्कैलकुलिया है। ये क्या है? डिस्कैलकुलिया है ना। लिख लो डिस्कैलकुलिया में। गणितीय क्रियाएं नहीं कर पाना, गणित के संकेतों को नहीं पहचान पाना, गणितीय क्रियाएं नहीं कर पाना, गणित के संकेतों को नहीं पहचान पाना, गणितीय क्रियाएं नहीं कर पाना, गणित के संकेतों को नहीं पहचान पाना, दिशा ज्ञान का अभाव होना। दिशा का नहीं ज्ञान होता इनको, कौन सी दिशा किधर, सूरज किधर से उधरता रही, कंफ्यूज रहते हैं। दिशा ज्ञान का अभाव होना, बैंकिंग गतिविधि ना कर पाना, केस बुक, चेक बुक, एटीएम, इनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। बैंकिंग गतिविधि ना कर पाना, गिनती नहीं कर पाना, गणितीय क्रियाएं नहीं कर पाना, गणित के संकेतों को नहीं पहचान पाना, दिशा स्थान संबंधी समझ का अभाव होता है। ठीक है, ये डिस्कैलकुलिया है। लगभग इसी पे प्रश्न आता है। बाकी नॉर्मली डिस्कैलकुलिया के 3 प्रकार होते हैं। एक लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया होता है, लेक्सिकल, ठीक है। एक ग्राफिकल होता है, लिखो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ग्राफिकल, एक वर्बल होता है। लेक्सिकल का मतलब होता है
पढ़ने में और समझने में कठिनाई, पढ़ने में और समझने में कठिनाई। ग्राफिल का मतलब होता है लिखने में कठिनाई, गणितीय चीजों को लिख नहीं पाएगा, और इसमें बोलने में कठिनाई। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया के तीन प्रकार हैं: लेक्सिकल, पढ़ने और समझने में कठिनाई; ग्राफिकल में लिखने में कठिनाई; और वर्बल में बोलने में कठिनाई। गणित चीजों को बोल नहीं पाएगा, ग्राफिकल में गणित चीजों को लिख नहीं पाएगा, और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया में पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। हमेशा लाइव नहीं आ जाता, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है इसके लिए। भर दो बेटा, जो भी फॉर्म, जो भी जिसके लिए एलिजिबल है भर तो देना चाहिए। क्या पता कहाँ लिखा हो, कई बार होता ना, अपने घर वाले कहते हैं पता नहीं कहाँ का दाना पानी लिखा हो, तो दाना पानी का पता नहीं चलता, इसलिए आजमा तो सब लिया करो, ठीक है। डिस्कैलकुलिया हो गया। चौथा है संचार विकृति। संचार विकृति में बोलने संबंधी है, इसमें दो होते हैं। एक होता है अफेजिया, प्रश्न आते नहीं है वैसे इस पे। एक होता है डिस्फेजिया, ठीक है ना। एक डिफेसिया भी होता है, डिफेसिया अलग होता है। डिफेसिया तो होता है गामक विकृति, चलने में कठिनाई, ये तो गामक विकृति होती है स्पेशली, चल चलते बच्चा गिर जाता है। और अफेजिया का मतलब होता है मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई, ग्रहण करने में कठिनाई। कौन सी भाषा को? मौखिक भाषा, मौखिक भाषा को ग्रहण नहीं कर पाएगा, अफेजिया है। और डिस्फेजिया होता है अभिव्यक्ति में, मैं आपको कहूंगा कि भाई मेरे बारे में 4 लाइनें बोलो, तो आप नहीं बोल पाओगे। तो अभिव्यक्ति में कठिनाई क्या है? डिस्फेजिया है। तो अफेजिया में क्या है? मौखिक ग्रहण करने में कठिनाई होती है। और डिस्फेजिया में क्या होता है? अभिव्यक्ति में कठिनाई होती है। तो संचार विकृति में क्या जाएगा? मौखिक ग्रहण करने में कठिनाई, और डिस्फेजिया में अभिव्यक्ति में कठिनाई। अफेजिया में मौखिक रूप से, जैसे मैं मौखिकली बोल रहा हूं और तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आप में अफेजिया हो गया। और डिस्फेजिया क्या हो जाएगा कि मैं आपको कहूंगा कि भैया आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए मान लो, और मैं पेन वाले प्रोग्राम में आपको बुलाऊं और कहूं कि चलो बताएं आप मेरे बारे में 2 शब्द बोलें, तो वो जो स्थिति होगी ना, वो डिस्फेजिया होगी। वो क्या होगी? डिस्फेजिया होगी। अभिव्यक्ति नहीं कर पाना, अफेजिया में मौखिक रूप से ग्रहण नहीं कर पाना, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। ये 4 मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा 2 चीजें और याद रखना आप। एक तो है एडीएचडी, आगे भी आएगा वैसे। एडीएचडी, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, न्यूनता अतिक्रिया विकार। अटेंशन डिफिशियटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिशियटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है वो है एडीएचडी। ये वैसे जो सेकंड ग्रेड का जो विशिष्ट बच्चा वाला उसमें आता है, लेकिन यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ, यहीं पढ़ लेंगे अपन, ठीक है ना। एडीएचडी और ऑटिज्म ये दोनों ठीक ठाक हैं। अटेंशन डिफिशियटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। इसका मतलब क्या है इन बच्चों में याद रखना? एक तो अवधान मतलब एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, अटेंशन केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक ही नियमों को तोड़ते हैं, नियमों को तोड़ना, रूल्स को ब्रेक करते हैं, याद रखना। नियमों को बार बार क्या करेंगे? तोड़ेंगे, याद रखना, ठीक है। अति सक्रिय हाइपर एक्टिविटी, मतलब बार बार भाग रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। बीच में बोल रहे हैं, ठीक है ना, बीच में बोलना, घर वाले बात कर रहे हैं और बीच में टोक देगा। पेशेंस नहीं होता, मतलब धैर्य नहीं होता है, अधीर लोग होते हैं। तो ये एडीएचडी है। हल्का सा लिख लो, अटेंशन नहीं होता है, नियमों को तोड़ना, हाइपर एक्टिव होते हैं, बीच में बोल जाते हैं, बातों को पूरा नहीं सुनते हैं, ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ देते हैं, पेशेंट नहीं होता, अधीर टाइप होते हैं। ट्यूशन वाली बुक तो बहुत शानदार है, आप तो उसको पढ़ें आराम से। अवधान नहीं होता, नियमों को तोड़ना, हाइपर एक्टिव, बीच में बोलना, पेशेंट नहीं होना, ये याद रखना। और एक लास्ट में ऑटिज्म, इसमें बहुत प्रश्न आते हैं, रीट जैसे एग्जाम में, सीटेट जैसे एग्जाम में तो बहुत आते हैं ऑटिज्म। इसको स्वालीनता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग लियो केनर ने किया था, ये सब प्रश्न आए हुए हैं।
लियो केनर ने इस शब्द का प्रयोग किया था। आजकल ऑटिज्म बहुत चर्चित है, ठीक है ना। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। लियो केनर ने इस शब्द का प्रयोग किया था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे क्या होते हैं, एकांतवासी होते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट जैसी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया होती नहीं है इनमें, सामाजिक अंतःक्रिया बहुत कमजोर होती है इनमें, मतलब ना के बराबर होती है, ठीक है। रूढ़िवादी व्यवहार करते हैं, ये सब विशेषताएं हैं। रूढ़िवादी व्यवहार मतलब दोहराना, बार बार एक ही चीज को बार बार दोहराना। सिर दीवार के भिड़ा रहे हैं तो भिड़ा रहे हैं, पेन यूं पकड़ रखा यूं यूं कर रहे हैं, ठीक है ना। खेल रहे हैं तो एक ही बॉल को बार बार फेंक रहा है, वो एक ही चीज को बार बार करेगा, ठीक है ना। अ, विचार अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, भावनाओं को समझ नहीं पाना और व्यक्त नहीं कर पाना, भावनाओं को समझ भी नहीं पाना और व्यक्त भी नहीं कर पाना, दोनों चीजें होती हैं। ये इनकी मूल विशेषताएं होती हैं। अकेले होते हैं, एकांतवासी होते हैं, दोस्त नहीं बनाते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया कमजोर होती है, एक ही चीज को बार बार करते हैं, रूढ़िबद्ध करते हैं, सिर दीवार से भिड़ा रहे हैं तो भिड़ा ही रहे हैं, भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं और ना अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। ये क्या होता है, ऑटिज्म होता है। बहुत चर्चित रोग है, आजकल बहुत सारे बच्चों में होता है। लियो केनर ने इस शब्द का प्रयोग किया, एग्जाम में आया हुआ है। इंट्रोवर्ट, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाना, रूढ़िवादी, दोहराव, भावनाओं को समझ नहीं पाना, व्यक्त नहीं कर पाना। एक प्रश्न यहां से भी आया है कि इन बच्चों के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो पीसीएस, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है ना, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, और एक होता है इनके लिए टीच प्रोग्राम, ठीक है ना। ये दो इनके प्रोग्राम होते हैं, याद रखना इनके, सिर्फ इतने ही नाम याद रखने हैं कि पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, पिक्स और टीच प्रोग्राम जो है वो किन बच्चों से रिलेवेंट है, ऑटिज्म बच्चों से रिलेवेंट है, बस इतना देख लेना आप। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम और टीच प्रोग्राम, ये दोनों जो है वो किससे रिलेवेंट है, ऑटिज्म बच्चों से। तो ये ऑटिज्म प्लस लर्निंग डिसेबिलिटी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। जो मैंने बताई हैं यही चीज़ें एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है और इन्हीं में से प्रश्न आता है। आप इन चीज़ों को रिपीट कर लें और जब आप अपनी ऑब्जेक्टिव वाली बुक में देखेंगे तो इससे रिलेवेंट आए हुए क्वेश्चन सब समझ में आ जाएंगे कि कैसे प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं। सेकंड साइकोलॉजी की न्यू बुक आई नहीं है मनीषा, अभी आएगी। ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड सभी की आएगी, बस ऑब्जेक्टिव नहीं आई है बस। ओके, चलिए, थैंक यू। आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। गुड नाइट सभी को। साइकोलॉजी के टेस्ट अभी डाले नहीं है, डाल देंगे भी, जैसे एक टेस्ट डाला है, बाकी आपको टेस्ट मिल जाएंगे, टेंशन मतलब। अभी टेस्ट का आपने शेड्यूल बनाया भी नहीं है, जो टास्क बेस्ड टेस्ट होगी वो भी आपको मिलेगी, तो आप तनाव नहीं लें, भी मिल जाएंगे सभी टेस्ट, ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट।